कल्पना कीजिए, एक विशाल युद्ध भूमि जहां सूर्य अस्त होते ही पूरा आकाश धुएं से भर जाता है। जमीन पर बिछी लाशें, हर तरफ खून से सनी धरती, जलती हुई बस्तियां। यह एक भयानक दृश्य था, मानो पूरा संसार विनाश के कगार पर हो। सैनिक दर्द से कराह रहे थे, उनके घायल शरीर जमीन पर तड़प रहे थे। घोड़ों की हिनहिनाहट माहौल को और भयावह बना रही थी। तलवारों की टकराहट से उठने वाली आवाजें युद्ध की क्रूरता को बयान कर रही थीं। तीरों की वर्षा लगातार हो रही थी और हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह था कलिंग युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसने सम्राट अशोक की पूरी सोच को बदल दिया। वह जो अब तक एक शक्तिशाली योद्धा और आक्रामक सम्राट के रूप में जाने जाते थे, अब इस भयंकर रक्तपात को देखकर अंदर तक हिल चुके थे। यह वही युद्ध था जिसने एक निर्दयी राजा को शांति, करुणा और अहिंसा का प्रतीक बना दिया। कलिंग युद्ध और अशोक का हृदय परिवर्तन। 277 ईसा पूर्व, जब अशोक ने अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली, तब वे एक आक्रामक और अजेय योद्धा के रूप में जाने जाते थे। उनके शासन का प्रारंभिक दौर लगातार युद्धों और साम्राज्य के विस्तार में गुजरा, लेकिन उनकी सबसे भयंकर और निर्णायक लड़ाई 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया कलिंग युद्ध था। कलिंग युद्ध, विजय या विनाश। कलिंग, वर्तमान उड़ीसा, एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था। यह क्षेत्र व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। अशोक ने इसे अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए युद्ध छेड़ दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध न केवल कलिंग को बल्कि उन्हें स्वयं को भी बदल कर रख देगा। इस युद्ध में लाखों निर्दोष नागरिकों और सैनिकों की मृत्यु हुई। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख से अधिक बंदी बनाए गए और अनगिनत लोग बेघर हो गए। युद्ध के अंत में जब सम्राट अशोक रणभूमि का दौरा करने निकले, तो जो उन्होंने देखा उसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। चारों ओर बिछे शव, चीखते बिलखते बच्चे, अपने प्रियजनों को खोजती स्त्रियां, कराहते घायल सैनिक। यह दृश्य किसी भी व्यक्ति की आत्मा को झकझोर देने के लिए पर्याप्त था। अशोक के सामने रक्त से सनी धरती और ध्वस्त नगरों की राख उड़ रही थी। यह विजय नहीं, बल्कि एक भयानक विनाश था। अहिंसा की ओर एक नया कदम। कहते हैं, जब अशोक ने एक इकलौती महिला को अपने परिवार के शवों के पास विलाप करते देखा, तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने सोचा, क्या यही उनका साम्राज्य विस्तार है? क्या यही उनकी महानता है? यहीं से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि अब से वे अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने अपनी तलवार को हमेशा के लिए त्यागने का प्रण लिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने धम्म नीति का प्रचार किया, जिसमें सत्य, दया, करुणा और प्रेम को प्राथमिकता दी गई। यह वही अशोक थे जो पहले युद्ध और रक्तपात से परहेज नहीं करते थे। अब वे मानवता के सबसे बड़े संरक्षक बन गए थे। एक योद्धा से महान शासक बनने की यह यात्रा इतिहास के सबसे प्रेरणादायक बदलावों में से एक बन गई। अशोक का शासन और सुधार। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपने शासन को केवल शक्ति और विस्तार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे नैतिकता, करुणा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित किया। उन्होंने युद्ध और हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने साम्राज्य को एक कल्याणकारी राज्य में बदलने की दिशा में कार्य किया। धम्म नीति और प्रशासनिक सुधार। अशोक ने अपने राज्य में धम्म नीति लागू की, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, अहिंसा और प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देना था। इसके लिए उन्होंने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जनता के सामाजिक और नैतिक उत्थान पर ध्यान देते थे। उन्होंने अपने विचारों और नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शिलालेखों और स्तंभों की स्थापना करवाई। इन अभिलेखों पर उनकी शिक्षाएं अंकित थीं, जिनमें अहिंसा, दया, धार्मिक सहिष्णुता
और लोक कल्याण पर बल दिया गया था। अशोक ने सारनाथ में सिंह स्तंभ बनवाया, जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे बड़े समर्थकों में से एक बन गए। उन्होंने बौद्ध धर्म को भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों तक फैलाने के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जिससे वहां बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। इसके अलावा उन्होंने बौद्ध संघों को आर्थिक सहायता दी और अनेक स्तूपों तथा विहारों का निर्माण करवाया। सामाजिक और आर्थिक सुधार। अशोक ने अपने शासनकाल में कई सामाजिक और आर्थिक सुधार किए, जिनमें शामिल हैं अस्पतालों और सरायों का निर्माण, आम जनता और यात्रियों की सुविधा के लिए अस्पताल और विश्राम गृह बनवाए, पशु संरक्षण और वन संरक्षण। उन्होंने जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया और वन्य जीवन की रक्षा के लिए कदम उठाए। किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था। कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाया। सड़कों और राजमार्गों का निर्माण। व्यापार और यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़कों और राजमार्गों का विस्तार किया। महिलाओं और गरीबों के लिए विशेष सुविधाएं। उन्होंने कमजोर वर्गों, महिलाओं और गरीबों के अशोक, एक शासक से लोकनायक तक। अशोक ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को जनता की सेवा और बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा दिया। वे इतिहास में केवल एक विजेता सम्राट के रूप में नहीं, बल्कि एक महान सुधारक और लोकनायक के रूप में अमर हो गए। उनका जीवन हमें सिखाता है कि असली महानता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जीतने में है। मौर्य साम्राज्य का पतन। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद 232 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उनके उत्तराधिकारी योग्य और प्रभावशाली शासक साबित नहीं हुए, जिसके कारण साम्राज्य में अस्थिरता बढ़ने लगी। कमजोर उत्तराधिकारी और साम्राज्य का विघटन। अशोक के बाद उनके पुत्र और पौत्रों ने शासन किया, लेकिन वे मजबूत प्रशासन और सैन्य शक्ति बनाए रखने में असफल रहे। उनके बाद आने वाले शासकों में शामिल थे दशरथ मौर्य, अशोक के पोते, जिन्होंने साम्राज्य को संभालने की कोशिश की लेकिन प्रभावशाली नहीं रहे। संप्रति मौर्य, उन्होंने बौद्ध धर्म के स्थान पर जैन धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता जारी रही। शालिसुक मौर्य, इनके शासनकाल में प्रजा और सैन्य अधिकारियों का असंतोष बढ़ा। देववर्मन मौर्य, मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे क्षेत्रीय शासकों के नियंत्रण में जाने लगा। शतधन्वन मौर्य साम्राज्य लगभग अपने अंतिम चरण में था। बृहद्रथ मौर्य, अंतिम मौर्य सम्राट, जिनकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर 135 ईसा पूर्व मौर्य वंश का अंत। बृहद्रथ मौर्य का सेनापति पुष्यमित्र शुंग एक प्रभावशाली ब्राह्मण सैन्य अधिकारी था। उसने 125 ईसा पूर्व में बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। इस घटना के साथ ही मौर्य वंश का अंत हो गया। मौर्य शासन की विशेषताएं। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला संगठित और केंद्रीयकृत साम्राज्य था। इसकी प्रशासनिक प्रणाली व्यवस्थित, अनुशासित और विस्तृत थी। प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य शासन 3 स्तरों में विभाजित था। केंद्रीय प्रशासन। राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित मंत्री परिषद शासन का संचालन करती थी। सम्राट के अधीन विभिन्न मंत्री होते थे, जो सैन्य, न्याय, कर, व्यापार, धर्म और सुरक्षा के कार्यों का प्रबंधन करते थे। प्रांतीय प्रशासन। साम्राज्य को 4 प्रमुख प्रांतों में विभाजित किया गया था। उत्तर प्रांत पाटलिपुत्र, पश्चिम प्रांत उज्जैन, दक्षिण प्रांत सुवर्णगिरी, पूर्व प्रांत तोशाली। प्रत्येक प्रांत में एक राजकुमार, कुमार या महापालक को शासक नियुक्त किया जाता था। स्थानीय प्रशासन। जिलों और गांवों में अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ग्रामिक, गांवों का मुखिया होता था। नगरीक, शहरों का प्रशासन देखता था। आर्थिक व्यवस्था और व्यापार। व्यवस्थित कर प्रणाली। कृषि, व्यापार और उद्योग से कर वसूला जाता था। सिक्का प्रचलन। सोने, चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलित थे। व्यापार संबंध।
भारत का व्यापार यूनान, मिस्र और पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ था। कपड़ा, मसाले, हाथी दांत, बहुमूल्य पत्थर, लोहे और हाथी का व्यापार होता था। विशाल सेना और रक्षा व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य के पास विशाल सेना थी। 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी, विशाल नौसेना। गुप्तचर विभाग। चाणक्य की नीतियों के अनुसार मौर्य साम्राज्य में एक गुप्तचर विभाग, जासूसी तंत्र था जो राज्य में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की निगरानी करता था। अशोक के सामाजिक और धार्मिक सुधार। बौद्ध धर्म का प्रचार। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और इसके प्रचार के लिए शिलालेखों और स्तंभों का निर्माण करवाया। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया। लोक कल्याणकारी योजनाएं, अस्पतालों और सरायों का निर्माण, सड़कें और राजमार्ग, धर्म मार्ग बनाए गए। पशु संरक्षण और वन संरक्षण की शुरुआत। किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था की गई। प्रसिद्ध स्थापत्य कला। सांची स्तूप और अशोक स्तंभ विश्व धरोहर के रूप में प्रसिद्ध हैं। सारनाथ का सिंह स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। मौर्य साम्राज्य अपने संगठित प्रशासन, मजबूत अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता है। अशोक के शासनकाल में यह अपने सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक सुधारों के कारण भारत का सबसे समृद्ध और सुव्यवस्थित साम्राज्य बन गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण कमजोर उत्तराधिकारी। अशोक के बाद कोई भी सम्राट प्रभावशाली नहीं रहा। सैन्य कमजोरी। सेना का नियंत्रण कमजोर हुआ, जिससे बाहरी और आंतरिक विद्रोह बढ़े। अर्थव्यवस्था की गिरावट। बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्थाएं कमजोर हो गईं। प्रशासनिक विफलता। विशाल साम्राज्य को कुशलता से चलाने में कठिनाइयां आईं। क्षेत्रीय राजाओं की बढ़ती शक्ति। प्रांतीय शासकों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का पहला महान साम्राज्य था, जिसने लगभग 137 वर्षों तक अखंड भारत पर शासन किया। लेकिन कमजोर उत्तराधिकारी, सैन्य विफलता और प्रशासनिक अस्थिरता के कारण इसका पतन हो गया। इसके बाद भारत में शुंग वंश, सातवाहन वंश और अन्य छोटे छोटे राज्यों का दौर शुरू हुआ। मौर्य साम्राज्य का महत्व। मौर्य साम्राज्य केवल एक राजनीतिक सत्ता नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा सुनियोजित तंत्र था जिसने भारत को संगठित, शक्तिशाली और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया। इस साम्राज्य की नींव केवल तलवार की धार पर नहीं, बल्कि सुदृढ़ प्रशासन, दूरदर्शी नीतियों और सामाजिक कल्याण पर आधारित थी। चाणक्य का अर्थशास्त्र उस युग की शासन प्रणाली, आर्थिक नीतियों और कूटनीतिक रणनीतियों का अमूल्य ग्रंथ है, जो आज भी प्रबंधन और प्रशासन की दुनिया में मार्गदर्शन करता है। अशोक की धम्म नीति और बौद्ध धर्म का प्रसार भारत ही नहीं, बल्कि संपूर्ण एशिया में हुआ। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति केवल युद्ध से नहीं, बल्कि लोगों के हृदय पर विजय प्राप्त करके भी हासिल की जा सकती है। मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग था, जिसने प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया। 185 ईसा पूर्व में साम्राज्य का अंत भले ही हो गया, लेकिन इसकी विरासत आज भी भारत की शासन व्यवस्था, सांस्कृतिक परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों में जीवंत है। क्या यह केवल इतिहास था, या फिर एक सीख जो हमें बताती है कि केवल तलवार से साम्राज्य नहीं चलते? उनका आधार न्याय, करुणा और दूरदृष्टि होती है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस गौरवशाली इतिहास को सबके साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।